नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के अंदर एक महिला का कब हिस्सा नहीं बनता। अब देखिए, आजकल लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से विवाह किया, खूब सारा उनको शादी के दौरान तोहफे दिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने तो दहेज प्रथा के खिलाफ जाकर वहां पर खूब सारा दहेज दिया, और आखिर में वही बेटी अब हमें प्रताड़ित कर रही है। क्या ऐसी स्थिति में कानून उनकी कोई भी मदद नहीं करता? क्या हर कंडीशन में अब एक बेटी बेटे के समान अधिकार रखेगी? क्या कानून में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर बेटी का अधिकार ना बने? आज हम ये वीडियो केवल उन्हीं महिलाओं के लिए लेकर आए हैं जो अपने परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही है। ये हर महिला के लिए नहीं है। जो महिला यहां पर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कानून उनके साथ हमेशा खड़ा है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, हम कहते हैं उनका बराबर अधिकार वहां पर होना चाहिए। पर वहीं दूसरी ओर जो अपने मां बाप को परेशान कर रही हैं, भाई बहनों को बेवजह परेशान कर रही हैं सिर्फ पैसों के लालच में, तो आज मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि कब पैतृक संपत्ति के अंदर एक बेटी का हिस्सा बनता है और कब पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं बनता। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि महिलाओं या पुरुषों, इन दोनों का अधिकार जो संपत्ति के अंदर होता है वो किस कानून के तहत डिसाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसको इंग्लिश में हिंदू सक्सेशन एक्ट भी बोला जाता है, यह साल 1956 में लागू किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है 2005 से पहले अधिकार है या नहीं है, उसके बाद कैसे क्या है, यहां से समझना अनिवार्य है। जब यह कानून लागू किया गया उस समय महिलाओं का पुरुषों के तरीके से पैतृक जमीनों में अधिकार नहीं दिया गया। समय समय के साथ कुछ ऐसी स्थितियां और केसेस सामने आने लगे जहां पर महिलाओं को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाने में सक्षम नहीं थी, पर कानून में संपत्ति में अधिकार न होने के कारण उनके हाथ बंधे रह जाते थे। नौ, ये सारी चीजों के अंदर सभी स्थितियां देखी गई। इसके बाद साल 2005 में संशोधन किया गया, सितंबर साल 2005। नौ, संशोधन होने के बाद यही हिंदू सक्सेशन एक्ट का अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे तो वह साफ बता रहा है अब कि एक महिला पुरुष के समान अब कुपासनरी राइट रखती है। कुपासनरी राइट से मेरा अधिकार कि जैसे ही एक महिला का किसी परिवार में जन्म होगा, जरूरी नहीं है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से पूरी ही होनी चाहिए, जैसा ही उसका जन्म हुआ, जन्म लेते ही उसका उस संपत्ति में अधिकार आ गया और वो अपना वो अधिकार कभी भी क्लेम कर सकती है। यह साल 2005 में संशोधन किया गया। नौ, जब यह संशोधन किया गया, डेट याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं, 20 दिसंबर साल 2004, यह एक मुख्य डेट रखी गई जिसके तहत अगर इस तारीख से पहले 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया हो, किसी संपत्ति को विल वसीयत के माध्यम से आगे दे दिया हो, किसी संपत्ति को बेच दिया हो, किसी भी प्रकार से अगर पैतृक संपत्ति में एलिनिएशन कर दिया गया है, उसको बेसिकली ट्रांसफर कर दिया गया है, तो कोई भी बेटी या महिला उठकर यह नहीं कह सकती कि मेरा तो अधिकार बनता है, मेरा अधिकार दो, क्योंकि साफ संशोधन में बोला गया कि 20 दिसंबर 2004 से पहले की कोई भी प्रॉपर्टी हम नहीं छेड़ेंगे जिसको ट्रांसफर कर दिया गया ना। इस संशोधन होने के बाद भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहने लगी। कोई बोलने लगा बेटी का अगर जन्म 2004 के बाद हुआ है तो क्या होगा, कोई कहने लगा अगर बेटी की शादी 2004 से पहले हो गई, किसी का क्लेम आया कि अगर पिता ही जिंदा नहीं है संशोधन के टाइम में तो क्या होगा।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी अनेकों केसेस गए। साल 2016-17 में दनामा, फूलवती जैसे काफी बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, पर 11 दिसंबर साल 2020 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, यह सबसे बड़ी जजमेंट पास की गई जहां पर महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की गई। साफ बोला गया कि महिला का जन्म कभी भी हुआ हो, चाहे 2005 से पहले, यह कानून लागू होने से पहले, 1956 से पहले, तब भी महिला पुरुष के समान आज के समय में बराबर का अधिकार रखेगी। पर जजमेंट में साफ बोला गया है, जी हां, अगर आप ये जजमेंट विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 129वां क्लोज पढ़े, कौन सा 129th क्लोज पढ़े, तो वहां पर साफ बताया गया है। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि जजमेंट आपको क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर 129वां क्लोज कहता है कि देखिए, जो प्रोविजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6, अब वो बेटी को चाहे वो संशोधन होने से पहले या उसके बाद में उसका जन्म हुआ हो, सेम राइट और लायबिलिटीज दे रही है ना। ये जो अधिकार है 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्लोज बहुत बड़ी बात बोल रहा है, पर जो महिला अपना अधिकार क्लेम करना जाएगी उसको डिस्पोजिशन, एलिनिएशन, पार्टीशन, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, ये क्या होता है? एलिनिएशन किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना आगे, पार्टीशन मतलब बंटवारा करना, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन मतलब विल वसीयत करके दे देना। अगर 20 दिसंबर 2004 से पहला ऐसा कुछ कर दिया गया है तो फिर बेटी उस संपत्ति में उठकर क्लेम नहीं कर सकती कि देखो हमें यहां पर संपत्ति में अधिकार दिया गया। कब? जब 20 दिसंबर 2004 से पहला ऐसा किया गया ना। अब यहां से आपको समझ में आ गया कि कोई भी पैतृक संपत्ति अगर 2004 से पहले आप दिखा रहे हैं कि बंटवारा हो गया, चाहे आपके पिताजी, आपके चाचा जी, किसी के भी बीच में, तो वो पैतृक संपत्ति बंटवारा होने के बाद सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। समझिएगा कानून, अगर एक पैतृक संपत्ति है और उसका बंटवारा हो गया तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई। जिसके पास जो हिस्सा आया वो उसका एब्सोल्यूट राइट रखेगा। और अगर 2004 से पहले बंटवारा होगा तो उस समय बेटियों का अधिकार नहीं होता था, तो उनका हिस्सा बनेगा ही नहीं। और अगर 2004 से पहले बंटवारा हो गया है तो बेटी आज उठकर उसको क्लेम नहीं कर सकती। साल 2005 का संशोधन, साल 2020 की जजमेंट साफ ये बातें कह रही है। बंटवारा कौन कौन से तरीके से होता है? मौखिक बंटवारा, फैमिली सेटलमेंट जो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, मेमोरेंडम, पार्टीशन सूट, ये सारे माध्यम है जिसके तहत आप अपना बंटवारा दिखा सकते हैं या कोई विल वसीयत दिखा सकते हैं ना। ये बात आ गई जो कानूनी रूप से मैंने बताई। अब ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। अब कई बार इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मां बाप अपने आप को असमर्थ समझने लगते हैं, जबकि मैं बताऊं, जो परिवार का मुखिया है, हमारी हिंदू फैमिली में जो परिवार का हेड होता है, मुखिया होता है, उसको अनेकों पावर दी गई है। जैसे कि वो जरूरत के समय, लीगल नेसेसिटी, कोई बीमार पड़ गया, किसी का कर्जा चुकाना है, कोई लोन है उसका पैसा देना है, कोर्ट में केस चल रहा है, वकील साहब या कोर्ट फीस देनी है, कोई भी ऐसी जरूरी स्थितियां आ गई जहां पर परिवार की संपत्ति बेचनी पड़ रही है, चाहे उसमें बेटी का हिस्सा बिक रहा हो, चाहे बेटे का हिस्सा बिक रहा हो, तो वो परिवार का मुखिया उस हिस्से को बेचने का अधिकार रखता है। और उसमें चाहे कोई बेटा हो या बेटी, कोई विधवा हो, कोई माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कोई भी उठकर अपना अधिकार नहीं जता सकता कि मेरा हिस्सा बेच दिया, कानून मेरा अधिकार देता है। जी नहीं, कानून यह भी कहता है कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसको कुछ एब्सोल्यूट पावर है। लीगल नेसेसिटी, कोई बहुत इमरजेंसी है, वहां पर जमीन बेची जा सकती है, किसी के दूसरे का हिस्सा भी बेचा जा सकता है, सिर्फ परिवार के मुखिया की तरफ से। दूसरा होता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। कई बार मकान की हालत खराब है, उसकी मरम्मत करानी है, जमीन बेच सकते हो। जमीन बेचकर कहीं दूसरी जगह खरीदनी है क्योंकि पहली की जमीनें बेकार थी, बेच सकते हो। एक जमीन बेचकर कहीं और कंस्ट्रक्शन करनी है, कर सकते हो। ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट में काउंट होता है। और सिर्फ परिवार का मुखिया ये ताकत रखता है कि ऐसा कोई स्टेप वो ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी हरासमेंट हो रही है तो परिवार के मुखिया के पास बहुत सारी पावर है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है कि महिलाएं गलत हो। आजकल महिलाएं कंधा से कंधे मिलाकर चलने में सक्षम है, पर जानबूझकर मानसिकता के चलते उनको नीचा बनाया जाता है। तो मैं सारी चीजें यहां पर नहीं कह सकता, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
सिर्फ कुछ ऐसी चीजें बताई जो जजमेंट कहती है, कानून कहती है, इससे ऐसा प्रभाव ना पड़े कि मैं कोई समाज में गलत शिक्षा दे रहा हूं ना। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि परिवार के मुखिया को ताकत है, ये मैं आपको एक रेलिवेंट जजमेंट भी डिस्कस करके क्लियर कर दूं, ताकि आपको पता लग जाए कि पहले 2004 से पुराने वाले पॉइंट मैंने जजमेंट के साथ क्लियर करे, और जो परिवार के मुखिया की ताकत बताई थी वो भी जजमेंट के साथ क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर एक बार, देखिएगा डिस्प्ले पर एक बार, केस टाइटल है जो मैं जजमेंट बात कर रहा हूं, बी रेड्डी दर्शमा रेड्डी, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस वी मंजूनाथ एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 13 दिसंबर साल 2021। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में यहां पर क्या बोला गया, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, मुखिया जिसको कर्ता बोला जाता है इंग्लिश में, अगर वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली यानी कि वो हिंदू फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ, उसको एलिनेट कर रहा है, मतलब आगे किसी को ट्रांसफर कर रहा है, किस पर्पस के लिए, चाहे लीगल नेसेसिटी के लिए या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए, तो ये सभी पारिवारिक सदस्य हैं, अनडिवाइडेड मेंबर जिनका बंटवारा नहीं हुआ, उनका हिस्सा उसमें बन रहा है, उनका भी इंटरेस्ट वहां पर बाउंड कर देगा। और वहां पर चाहे कोई माइनर है यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, या कोई विडो जो विधवा है, उसको भी उस मुखिया का, उस हेड का वो फैसला मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये चीज कह दी है। बस आपको क्या होना चाहिए, कानून की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर जजमेंट होनी चाहिए, और कानून हमेशा आपका साथ जरूर देगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ द लीगल चैंबर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।